नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कासकर। दर्शकों, आज का सवाल बड़ा गंभीर और सीधा भी है। सवाल यह है कि क्या भारत का चुनावी तंत्र इतना कमज़ोर हो चुका है कि वोट की चोरी अब एक मॉडल बन गया है? और क्या इलेक्शन कमीशन इस चोरी का हिस्सा है या सिर्फ एक मुखदर्शक? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बैंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में भारी गड़बड़ियों का खुलासा किया। लेकिन ये पहली बार नहीं जब ईसीआई पर सवाल उठे हैं। सालों से ईसीआई की निष्पक्षता पर उंगलियां उठती रही है और हाल के वर्षों में यह सवाल और गहरा हो गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 75 लाख अतिरिक्त वोटों का मुद्दा सामने आया। मैंने खुद द वायर के लिए एक वीडियो में इसकी पड़ताल की थी, जिसमें ईसीआई की ओर से 20 नवंबर 2024 को मतदान खत्म होने के बाद देर रात तक वोटों की संख्या में 7.83% की बढ़ोतरी देखी गई थी। यानी 75 लाख से ज्यादा वोट शाम 6 बजे के बाद गिरा। इलेक्शन कमीशन ने इसे मेट्रोपॉलिटन इलाकों में यानी कि शहरी इलाकों में देर तक मतदान का बहाना दिया, लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर ये कैसे मुमकिन है? राहुल गांधी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेराफेरी की बात की। तो इन सभी आरोपों की चर्चा करने मेरे साथ आज मौजूद है अजय आशीर्वाद। अजय हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स एडिटर है, हम भी इनसे काफी चीजें समझते हैं। तो आज हम अजय आपसे यही समझना चाहेंगे कि अब इसके बाद चुनाव आयोग क्या करेगा? जी, ज़ीशान, कल जिस तरीके से राहुल गांधी ने पूरा जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मोर्चा खोला, मेरी समझ में ये भारतीय राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी विपक्ष के जो सबसे बड़े जो नेता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने इतना बड़ा हमला इलेक्शन कमीशन पर किया है। और ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। किसी भी देश में अगर कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी के जो सबसे बड़े लीडर है, वो खुला अगर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन, उन्होंने हम उनके उनकी क्या राय है, किस बेसिस पे राय है, उस पे हम आएंगे। लेकिन कल जो उन्होंने दो महत्वपूर्ण बात की, उन्होंने ये सीधा-सीधा कहा कि उनको कोई शक नहीं है कि इलेक्शन कमीशन अब न्यूट्रल पार्टी नहीं रहा और वो दूसरी टीम के साथ के पक्ष में खेल रहा है। दूसरी टीम का मतलब बीजेपी के एवज में सारे इलेक्शन कमीशन जो और जो चुनावी प्रक्रिया जिस तरीके से कंडक्ट हो रही है लास्ट कुछ सालों में, वो कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा गंभीर मसला है और किसी भी देश में, खास करके जो यहाँ लोकतंत्र है, जहाँ पे लगातार एक इलेक्शन कमीशन का इतिहास रहा है कि वो ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग करके, हमने बहुत सारे ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स देखे हैं जिन्होंने एकदम स्ट्रिक्ट होकर रूलिंग पार्टी को भी किनारे रखकर यहाँ इंडिया में चुनाव करवाए हैं। और लेकिन पिछले कुछ सालों से, जैसे आपने कहा, कि इलेक्शन कमीशन की छवि जो है, चुनाव आयोग की छवि लगातार धूमिल होती आई है और 2000 खास करके 2017-18 के बाद लगातार इलेक्शन कमीशन पर इस तरीके का एक एक्यूजेशन लगता आया है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं रही। जिस तरीके से उनका पूरा कंडक्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में रहा है कि किस पार्टी को फेवर कर रही है या किस पार्टी को नहीं कर रही है, किस पार्टी के खिलाफ एक्शन ले रही है, या फिर जो सवाल उठ रहे हैं उन पे उनका किस तरीके से जवाब दे रही है। तो लगातार जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन और जो अभी ज्ञानेश कुमार है, उससे पहले राजीव जी थे, ये लोग लगातार उस सवालों को इवेड कर रहे हैं, सवालों के जवाब देने से बच रहे हैं। और एक तरीके से जो पारदर्शिता जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के फंक्शनिंग में होनी चाहिए, वो नहीं हुई है। उसी की वजह से यही सबसे बड़ा कारण है कि लगातार चुनाव आयोग की न्यूट्रलिटी पे प्रश्न लग रहे हैं और उठ रहे हैं, और लगातार उनकी इंडिपेंडेंस और उनकी पॉलिटिकल पार्टिजनशिप पे एक्यूजेशंस हो रहे हैं। तो अब राहुल गांधी ने क्या कहा, अगर इस पे मैं बोलूं? हाँ सर, मैं बस यही कहना चाह रहा था कि ये तो जेनेरिक से आरोप थे, बहुत पहले होते थे। वंचित बहुजन आघाड़ी ने भी किया है और तमाम विपक्षी पार्टियां करती रहती है, और हमेशा इसको ये कहा जाता है कि क्योंकि आप हार रहे हैं इसलिए आप ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन इस बार जो महादेवपुरा का इन्होंने एक पूरा एक एग्जाम्पल दिया, एक उसको 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में दिखाया कि कैसे कांग्रेस जीत रही थी, लेकिन एक जो विधानसभा सेगमेंट था उसमें हार रही थी। इतना फुल प्रूफ अगर आंकड़ा ये दे रहे, तो क्या इस पे इलेक्शन कमीशन को नहीं बोलना चाहिए? और आप थोड़ा सा इसके बारे में और विस्तार से बताइए कि राहुल ने क्या लगातार बहुत सारे लोग, लगातार बीजेपी का यही रवैया रहा है
कि अगर जब आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम खराब नहीं है, या इससे पहले ईवीएम पे बहुत सारे एक्यूजेशंस लग रहे थे कि ईवीएम सही वोट नहीं दे रहा है और वीवीपैट, और फिर उसके बाद वो डिबेट उठकर इलेक्शन कमीशन के इंडिपेंडेंस पे ही आ गया कि इलेक्शन कमीशन अपना काम ठीक से कर रही है नहीं कर रही है, और वो विपक्षी ताकतों को की सुनवाई भी कर रही है नहीं कर रही है, क्योंकि बीजेपी ही एकमात्र, चाहे वो एसआईआर हो, जहां पर सारी विपक्षी ताकत जितने भी है फोर्सेस है वो लगातार इलेक्शन कमीशन का अपोज कर रही है, बीजेपी नहीं कर रही है। यहाँ पर भी इस तरीके से जब इलेक्शन कमीशन पे सवालिया निशान उठ रहे थे उनकी फंक्शनिंग पे कि वो क्या कर रहे हैं, इस तरीके से आपको याद होगा महाराष्ट्र में बहुत सारा कैश पाया गया था। इलेक्शन के एक दिन पहले विनोद तावड़े जो बीजेपी के नेता है उनको, और लेकिन उनको नोटिस दिया गया, उसके बाद उसका अलग अलग जगहों में इसी चुनाव आयोग नोटिस दे देती है, लेकिन उसके बाद उस पे क्या एक्शन हुआ आज तक हमें नहीं मालूम, ना किसी लोगों के। इतने सारे जब केसेस आ रहे हैं तो चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि इसमें हमने ये एक्शन लिया वो एक्शन लिया, वो कभी आज तक नहीं हुआ। और इतने सारे जो हेट स्पीच के जितने भी नोटिस हैं, हाँ, चाहे वो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी उन्होंने वो नोटिस दिया, लेकिन उस पर एक्शन क्या लिया गया उस पे आज तक हमें हम सारे लोग अंधेरे में है कि वो सिर्फ नोटिस देना ही काम रह गया है कि एक्शन या डिटरेंट साबित करना है, डिटरेंस दिखाना है, वो है। अब रही बात राहुल गांधी ने कहा क्या, राहुल गांधी ने इसमें अगर संक्षिप्त में कहे कि क्या कहा, तो वो लगातार महाराष्ट्र में इस तरीके से वो बताए रहे थे कि किस तरीके से वोटों की चोरी हो रही है, और जो इलेक्टोरल लिस्ट जो है, जो वोटरों की लिस्ट होती है, उसमें जोड़ और घटाव इस तरीके से हो रहे हैं कि जो जो उसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है। महाराष्ट्र में भी उन्होंने कहा कि कुछ फेक वोटर्स आ जा रहे हैं जो लगातार बीजेपी को वोट दे रहे हैं, ये महाराष्ट्र में कहा। लेकिन महाराष्ट्र में उन्होंने इसका प्रूफ नहीं दिखाया था, और कल का जो उन्होंने एग्जाम्पल लिया वो उन्होंने कहा कि वो उसके साथ वो प्रूफ के साथ उन्होंने दिखाया कि, और वो प्रूफ जो है वो इलेक्शन कमीशन के जो खुद के वोटर्स रोल जो है, जो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ शेयर की गई है, उसके बेसिस में उन्होंने अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ किए। अब वो उन्होंने ये दिखाया कि 7 फीट से बड़ा लंबा वोटर्स लिस्ट है, तो उन्होंने बैंगलोर सेंट्रल, उनकी वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो चुनाव था, उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो चुना है उन्होंने, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इंटरेस्टिंग है। और राहुल गांधी ने कहा कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को हमने क्यों चुना, बैंगलोर सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां पर कांग्रेस पहले भी हारती आई है, लेकिन इस बार कांग्रेस का उनके इंटरनल सर्वेज में वो लग रहा था, कर्नाटका चुनाव वो जीत कर भी आए थे कुछ ही महीनों पहले असेंबली चुनाव, और लोकसभा चुनाव में उनको लग रहा था कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा और बैंगलोर में भी अच्छा होगा। तो बैंगलोर सेंट्रल में हर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को अगर आप असेंबली के सेगमेंट्स में बांटे, विधानसभा के सेगमेंट में, तो कुल मिलाकर बैंगलोर सेंट्रल में 8 सेगमेंट है। अब आठों के आठों सेगमेंट में बैंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट में का पैटर्न आप देखिए, तो राहुल गांधी ने यह कहा कि 7 असेंबली सेगमेंट में कांग्रेस जीत कर आई, सब में उन्होंने बीजेपी के ऊपर लीड लिया। लेकिन एक ऐसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसका नाम है महादेवपुरा, वहां पर बीजेपी ने कांग्रेस के ऊपर लगभग 1,30,000 के करीब लीड ले लिया, 1,15,000 के करीब लीड ले लिया, जिसकी वजह से जो उनका जितने भी 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो 7 असेंबली सेगमेंट में जो उनका लीड था, वो घटकर खत्म हो गया, और बीजेपी एक महादेवपुरा असेंबली सेगमेंट में जो स्वीप किया उन्होंने, उसकी वजह से बैंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट बीजेपी 30,000 के करीब वोटों से जीत गई। तो ये इसीलिए उन्होंने ये चुना कि हुआ क्या महादेवपुरा में, और कि उस बैंगलोर सेंट्रल के बाकी सारे असेंबली सेगमेंट्स में कांग्रेस आगे है, लेकिन उस महादेवपुरा में क्या ऐसा अलग है जहां बीजेपी पूरे इस पैटर्न को हटाकर ऐसा स्वीप करती है कि मतलब अगर आप कांग्रेस के ऊपर 15,000, 20,000, 30,000 रहते तो भी समझ में आता, लेकिन इस लेवल का कि मतलब एक असेंबली सेगमेंट, आप लोग सभी जानते हैं कि मतलब कहीं पे भी असेंबली सेगमेंट में
1 लाख के ऊपर का जो मार्जिन होता है वो बहुत ही मुश्किल होता है। तो लेकिन लोकसभा में होता है, लोग 2.5 लाख वोट जी, से जीतते हैं, 3 लाख वोट से लेकिन एक जीतते हैं। सेगमेंट एक असेंबली सेगमेंट में 1 लाख, मैं बताता हूं, 1 लाख 1,14,046 वोटों से बीजेपी आगे निकल गई। उसकी वजह से कांग्रेस में की जो मार्जिन था, मार्जिन थी, एकदम दूसरी ट्रेलिंग में जगह आ में गए। जीत के वो ट्रेल होकर वो सीटें हार लेकिन गई। सर ऐसा तो हम्म, धुले में महाराष्ट्र में हमने देखा था कि एक हम्म, जहाँ पर मुस्लिम बहुल जो हम्म, विधानसभा क्षेत्र है, हम्म, तो वहां से शोभा बचाओ को इतना वोट मिल गया कि शोभा बचाओ सांसद में बैठे हैं। वो भी हम्म। ऐसा, तो ऐसा होना हो सकता है। बहुत जगहों में अननेचुरल होने को कुछ भी हो हम्म, सकता है। यहाँ पर मतलब अगर मैं सोचूं कि हाँ, हो सकता है महादेवपुरा में कोई बीजेपी का इतना हम्म, दिग्गज नेता है कि उसका एक एक मुष्ट प्रभाव इतना ज्यादा है कि वो सारे पैटर्न ब्रेक कर सकता है। हम्म, लेकिन हम्म, राहुल गांधी ने यहाँ पे कुछ प्रूफ ऐसे दिखाए जिसकी वजह से वो जो सस्पिशंस है वो और ज्यादा बढ़ जी, जाते हैं। अब वो क्या प्रूफ दिखाए? बिल्कुल सर। उसमें उन्होंने दिखाया कि ये जो 6 महीने उन्होंने लगाकर ये सारे जो वोटर्स रोल महादेवपुरा के, उन्होंने 7 लाख के करीब वोटर थे, जी, एक ओके, एक वोटर को वेरीफाई किया। ओके, और उसमें उन्होंने दिखाया कि 1,02,100 वोट हम्म, फेक हो सकते हैं। ओके, हाँ, 1 लाख तो, और वो बहुत बड़ा मार्जिन है। यस, और वो कैसे वो कह रहे हैं? एक तो डुप्लीकेट वोटर्स वो कह रहे हैं 12,000 के, वो उन्होंने दिखाया कि हम्म, कैसे एक ही वोटर के बहुत बार नाम जी, है। वो जी, करीब 12,000 के लोग हैं। और एक ही लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो रहा है एक ये। ही, ये महादेवपुरा का ही दिखा रहे हैं ओके, वो। महादेव, और उसमें वो दिखा रहे हैं कि फेक एंड इनवैलिड एड्रेस। फेक मतलब कि आप जिशान है, वोटर है, आपका एड्रेस कहीं गलत लिखा हुआ है, वैसे करीबन 40,000 वोट है। ओके, कि मतलब अब उसमें उन्होंने दिखाया कि कहीं पे हाउस नंबर 0 है। और वहां पे कांग्रेस की जो 6 महीने से ये टीम काम कर रही थी, वो ऐसे हर जगह जाकर, उनका कहना है कि वो जितने भी एड्रेस है जहां पर उन फिजिकली जाकर वेरीफाई उन्होंने किया, और उसमें 40,000 के लगभग वोटरों का फेक एड्रेस पाया गया। तीसरा जो बहुत ही बड़ा और मतलब स्टार्क है दिखने में, वो है कि बल्क वोटर्स इन अ सिंगल एड्रेस। यानी कि मतलब वो 10,000 से अधिक ऐसे वोटर है जिनका एक एड्रेस में मास, मतलब एक ही एड्रेस में मास वोटर लिस्ट के तरीके, जैसे तो मैं कल देख रहा था कि हाँ, हाउस नंबर 0 लगभग 4 या 5 लोगों का हाउस हाँ, नंबर तो 0 उन्होंने था। उसमें 3 एग्जाम्पल दिखाए। हुँ, उसमें दिखाया है कि एक जहां पे उनका फोटो के साथ दिखाया कि वहां हुँ, पे जब कांग्रेस की टीम पहुंची, हुँ, एक हाउस नंबर 35 है हुँ, जहां पे 80 वोटर रजिस्टर्ड है। बाप रे! और एक हाउस नंबर 791 उन्होंने दिखाया जहां 46 वोटर रजिस्टर्ड है। छोटा-सा घर और इसमें वो नहीं रह सकते। एक एक रूम का कमरा है अरे बस। बाप और ये जो जहां 80 वोटर रजिस्टर्ड है वो 1 BHK है। रे! ओके। और लेकिन सबसे मतलब जो स्टार्क मुझे लगा वो है कि 68 वोटर एक बियर बार हाँ, है, 153 बियर क्लब, हाँ, वहां पे 68 वोटर रजिस्टर्ड है। और जब वहां पर जो लोगों ने पूछा कि ये लोग कौन है, तो उन्होंने लोगों ने कहा ऐसे यहाँ पे कोई लोग नहीं रहते हैं। बाहर में तो तो खैर रेसिडेंशियल हो भी नहीं हाँ, सकता। और बाहर में रेसिडेंशियल हो भी नहीं सकता है। हुँ, और उन्होंने 4,000 के करीब इनवैलिड फोटोज दिखाए उसमें। बाप रे! प्लस उसके बाद उसमें 34,000 के करीब नए वोटर्स दिखाए, जो फॉर्म 6 जिन्होंने भरा है और वोटर्स लिस्ट में एनरोल हुए हैं। अब वोटर्स लिस्ट में एनरोल ज्यादातर ऐसा माना जाता है कि 18 से 30 साल के लगभग लोग होते हैं, वो पहली हुँ, बार वोटर्स लिस्ट में वो फॉर्म भर कर आते हैं, उनको वोटर आइडेंटिटी कार्ड मिलता है। लेकिन उसमें कई सारे ऐसे लोग मिले जो 98 साल के हैं, जो 70 साल के हैं, जो इस तरीके के हैं। तो उस तरीके से अब जैसे फेक एंड डुप्लीकेट वोटर्स में भी आप उन्होंने दिखाया जी। कि एक जैसे आदित्य श्रीवास्तव करके एक हुँ, वोटर है जो बैंगलोर, वही अर्बन की जो सीट है, सेंट्रल की सीट है, हुँ, वहां पे 2 बार रजिस्टर्ड है। ओके, साथ में वो महाराष्ट्र के भी एक पोलिंग बूथ में रजिस्टर्ड है ओके, और एक लखनऊ के भी एक पोलिंग बूथ में रजिस्टर्ड है। ओके, ऐसे एक गुरकीरत सिंह डांग करके है, उनका भी दिखा रहे हैं कि वो उनका नाम उसी बैंगलोर सेंट्रल वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 बार अलग अलग 4 तरीके से बार। चार। और उन वो जो अभी आप दिखा रहे थे कि हाँ, ये जो किताब का जो दिखा रहे थे कि ये है, हाँ, वो एक बड़ा एक डुप्लीकेट वोटर का जो लिस्ट दिखा रहे थे अभी, हुँ, राहुल गांधी, हमने क्लिप भी दिखाया अभी।
तो वो वही दिखा रहे हैं कि इतना मोटा डुप्लीकेट वोटर का लिस्ट है। तो उनका कहना है कि 1 लाख ऐसे वोटर है, और तो इससे वो कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं? वो कंक्लूजन ये निकाल रहे हैं कि 1 लाख वोटर अगर फेक है, तो उसमें क्या होता है कि जहां चुनाव 2-4% के मार्जिन से जीत हार हो रही है, वहां पर उस 1 लाख फेक वोटर्स की वजह से पूरा ही गेम बदल जाता है। और उससे वो संशय, उनका संशय ये है कि हरियाणा में भी वो जहां पर उनके सारे इंटरनल सर्वेस की वो जीत कर आएंगे, तो वहां पर उस तरीके से हार गए। वहां पर भी बहुत, दीपिंदर हुडा ने बहुत जगहों में ये उस समय पॉइंट आउट किया था कि ऐसे ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस हार के आई है जहां पर जो अपने सबसे खराब प्रदर्शन में भी कांग्रेस नहीं हारी है, वहां पर इस बार हार गई है वो, क्योंकि वो कांग्रेस का उस तरीके का गढ़ है। महाराष्ट्र में भी उस तरीके से बहुत सारे केसेस आए। तो राहुल गांधी का ये कहना है कि ये उन्होंने एक सिर्फ महादेवपुरा के रिसर्च में एक ऐसा मॉडल पकड़ा है जिसके जिसका नाम वो देते हैं कि ये वोट चोरी हो रही है, और वो सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये मॉडल कहीं दूसरी जगह में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, एम्यूलेट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ा मैन फोर्स चाहिए कि हर जगह में वोटर्स लिस्ट को फिजिकली एक टीम बैठकर इस तरीके से वेरीफाई करे। सिर्फ एक असेंबली सेगमेंट को वेरीफाई करने में उनको 6 महीने लग गए। जी, फिजिकली जाके जो तो वो सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इस तरीके से वोटों की चोरी हो रही है, और साथ में इलेक्शन कमीशन को अक्यूज कर रहे हैं कि हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा हो इस तरीके से वोट चोरी में, क्योंकि उन्होंने अपना न्यूट्रलिटी कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। उन्होंने कहा अंपायर ही दूसरी टीम के साथ खेल रहा है। और वो सारे जो पुराने डिबेट चल रहे थे कि ईवीएम होना चाहिए या बैलेट पेपर होना चाहिए, उसमें राहुल गांधी ने कहा कि वो तो बाद की डिबेट है। जब तक अगर ये सारी चीजें तब वैलिड होगा जब पहले इलेक्शन कमीशन ही इंडिपेंडेंटली फंक्शन करे, और वो उन्हें लगता है कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं कर रहा है, और इस तरीके से जो वोट चोरी का मॉडल महादेवपुरा में हुआ है वो कहीं पे भी हो सकता है। और साथ में उन्होंने ये कहा कि इस बार के लोकसभा के जो नतीजे आए उसमें अगर मोदी जी 25 सीटें कम लाते तो उसमें पूरा ही सरकार में वो नहीं आ पाते। तो उनका ये भी कहना है कि ऐसा नहीं है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये मॉडल को अपनाया जा रहा है। अगर ऐसे क्लोज चुनाव में अगर ऐसे 50 या 60 या 70-80 सीटों में भी इस तरीके से वोट चोरी हो रही है, जहां पे इलेक्टोरल रोल्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है, फेक वोटर्स डाले जा रहे हैं, लेजिट वोटर्स जो है उनको हटाए जा रहे हैं, तो उसमें पूरा ही जो ओवरऑल पार्लियामेंट्री रिजल्ट है वो बदल जाएगा, ये वो कहना चाह रहे हैं। जो अभी हम देखते हैं कि राहुल गांधी के ऊपर आरोप ये हो रहा है कि मतलब प्रूफ करने के लिए आरोप हो रहा है, लेकिन कल हालांकि उन्होंने कई सारे प्रूफ्स दिखा दी। एक कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रूफ दिखाने के लिए उनको 6 महीने लगे, ऐसा उनका कहना है। लेकिन अब मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि क्या प्रूफ देने का दायित्व इलेक्शन कमीशन पर ज्यादा नहीं है? क्योंकि हम एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हमारे लिए तो प्राइमरी हमारी संस्थाएं हैं, पॉलिटिकल पार्टीज तो बाद में आती है। ये बात इतनी बड़ी क्यों जिशान? बात इसलिए बढ़ी और लगातार एक ऐसे कगार पर आकर खड़ी हो गई है जहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन और कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े जो नेता है वो खुलेआम खुले मंच में पब्लिकली चुनाव आयोग को एक पार्टीजन पार्टी कि बीजेपी के एवज में आप काम कर रहे हैं सीधा सीधा कह रही है। तो ये इसका इसका इसके 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 पर्याय क्या है? इसका पर्याय ये है कि आप पूरा जो इंडिया का जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, आप पूरा जो इंडिया का जो इलेक्टोरल सिस्टम का जो फाउंडेशन है उसी पर सवाल उठा रहे हैं। और कोई भी जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखता है उनके लिए एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। अब हो सकता है राहुल गांधी के जो उनका जो ये कंक्लूजन है वो हो सकता है गलत हो, लेकिन इसको प्रूव गलत कौन करेगा? इसका इलेक्शन कमीशन ही करेगा। यहाँ इस कगार पर हम इसलिए अभी तक पहुंचे हैं कि 2018-19 से जब से चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं, चुनाव आयोग किसी भी सवालों का सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहा है कि नहीं ये आप गलत हो, वो तो शायरी में राहुल गांधी आप गलत हो, आप समाजवादी पार्टी आप गलत हो। और पूरा जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपने प्रेजेंटेशन में सारा एविडेंस प्रेजेंट किया उसी तरीके से
आप चुनाव आयोग भी अपना एक presentation दे। प्रेजेंटेशन देकर एविडेंस प्रस्तुत करे, ताकि हम लोग के मन में, जो हमारे जैसे पत्रकार है, उनके मन में ये संशय दूर हो जाए कि भाई ये तो पॉलिटिकल एजेंडा है ऑपोजिशन का, उनके पास कुछ भी ठोस नहीं है चुनाव आयोग के इतने खिलाफ। आरोपों के बावजूद हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार भी नहीं लेकिन की चुनाव उन्होंने। आयोग का रवैया कैसा रहा आप देखिए। जी। अब मैं बहुत पहले की बात करूंगा नहीं, अभी आप एसआईआर बिहार में हो रहा है, लगातार उन्होंने डिफेंसिव और अग्रेसिव तरीके से जो भी सवाल उनके खिलाफ उठ रहे हैं, या एसआईआर के पूरे प्रोसेस में कोई उठा रहे हैं कि भाई, जब जर्नलिस्ट सवाल कर रहे हैं कि देखिए बीएलओ अपने घर से ही सारा वोटर लिस्ट तैयार कर ले रहा है, उनका काम था कि हर जगह में जाकर पता करें कि यहाँ पे आप है या नहीं है, और ये इंटेंसिव रिवीजन है, लेकिन घर से ही इतनी जल्दी जल्दी सारा कंपाइल हो रहा है, ऐसा हमने रिपोर्ट देखा। तो उसमें इस तरीके से, और तो उस बजाय कि इसका वो जवाब दे कि अच्छा हाँ, हो सकता है कुछ कमी हो, हम लोग तुरंत एक्शन लेंगे, ऐसा पहले चुनाव आयोग करती थी। जब चुनाव आयोग चुनाव वाले दिन ये होता था कि यहाँ पर वोटों की चोरी हो रही है, तो तुरंत चुनाव आयोग कहती थी कि हमने अपना फोर्स भेज दिया है, और इस तरीके के जवाब अब चुनाव आयोग से नहीं आते हैं। अब चुनाव आयोग एक तरीके से लगातार अग्रेशन दिखा रही है, और लगातार आज ही मैं एक इंडिया ब्लॉक के नेता से बात कर रहा था, तो उनका ये कहना था कि चुनाव आयोग का रोल क्या होता है। चुनाव आयोग का रोल होता है कि ये पूरा जो, चाहे वो एसआईआर हो, चाहे वो चुनाव हो, उसको फैसिलिटेट करना होता है, और जैसे रूलिंग पार्टी है वैसे ही ऑपोजिशन पार्टी, उनके लिए सब एक बराबर है। लेकिन चुनाव आयोग पिछले कुछ दिनों में ऐसा एक स्वरूप ले लिया है जहां पर वो ऑपोजिशन पार्टी के लिए एक पॉलिटिकल चैलेंजर के रूप में उभरा है, ताकि जैसे कि वो भी एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव को फैसिलिटेट करने के बजाय वो एक पॉलिटिकल चैलेंजर के रूप में उभर रहा है। तो उनका वो कहना है कि जो ईसी का जो फंक्शन है वो बहुत अनईसी लाइक है, वो उस तरीके से अपनी जो न्यूट्रलिटी उनको दिखानी चाहिए, उन्होंने नहीं दिखाया। अब कल राहुल गांधी के चुनाव के बाद ही जब इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, तो कल उन्होंने राहुल गांधी को ये डेयर किया, उनको क्या कि अगर आपको अपनी बातों पे विश्वास है तो आप एफिडेविट जमा करके ओथ में हमें कंप्लेन लिखिए। ये जवाब है उनका। उनका ये जवाब होना चाहिए कि भाई हाँ, ये तो बहुत ही गहरे आरोप है, तो इसमें हम चर्चा करेंगे और आपको कुछ दिन के बाद जवाब देंगे। कोई भी देश में यही होता है, लेकिन पॉलिटिकल चैलेंजर के रूप में उन्होंने किया है कि ये एब्सर्ड कंक्लूजन। और अगर आप ये ओथ में नहीं बोल सकते हैं आज, तो और आज अभी 15-20 मिनट पहले चुनाव आयोग ने अपने ट्विटर पे ये लिखा है कि अगर आप ओथ पे नहीं बोल सकते हैं इस चीज को, तो आप ऐसे एब्सर्ड कंक्लूजन ड्रॉ करना, मतलब आप इस तरीके से एब्सर्ड कंक्लूजन्स नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने ये बोला है, अब राहुल गांधी क्या मांग रहे हैं कि ये पूरे एक्सरसाइज को 6 महीना इसलिए लगा क्योंकि ये जितने भी जो वोटर्स लिस्ट है, इसको हम लोग ये डिजिटल तरीके से इसको एक साथ हम नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि वो अलाउड नहीं है। अब ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में 2019 में आया था, जब कमलनाथ, जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस की लीडर है, उन्होंने इलेक्टोरल लिस्ट की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में यह अपील की थी कि ये जो मशीन रीडेबल इलेक्टोरल लिस्ट चाहिए, ताकि एक एक करके इस तरीके से हमें नहीं देखना पड़े। तो उसमें उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, मशीन रीडेबल कोई जरूरी नहीं है इलेक्शन कमीशन को देना, क्योंकि कोई भी नेता इलेक्शन कमीशन की पारदर्शिता और इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी पे सवाल नहीं उठा सकता। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन 2019 से लेकर 2025 तक अगर इलेक्शन कमीशन पर कुछ बात हुई है, तो वो सिर्फ नेगेटिव तरीके से ही बात हुई है ना। मतलब पिछले 6-7 सालों में इलेक्शन कमीशन की पारदर्शिता, ईमानदारी और इंटीग्रिटी, जिसको कहते हैं कि मतलब नहीं, हम एकदम सक्षम है, बहुत ही नॉन पार्टिसिपेट, इसमें से एक भी चीज नहीं हुआ है। पिछले 7 सालों में चुनाव आयोग की छवि और खराब ही हुई है। तो ऐसे चेंज सर्कमस्टेंसेस में चुनाव आयोग आज भी उस 2019 के जजमेंट का हवाला दे रहा है कि मशीन रीडेबल हम नहीं देंगे। प्लस उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि अगर अभी महादेवपुरा, यहाँ राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें 6 महीने लग गए इस कंक्लूजन में पहुंचने का। चुनाव आयोग अपने जवाब में ये कह रहा है कि एक मैकेनिज्म है कि अगर ये चुनाव हो गया और आप हार गए,
तो अगर आपको ऑब्जेक्शन है कि कुछ फर्जीवाड़ा इस चुनाव में हुआ है, तो आप 45 दिन के अंदर चुनाव आयोग में कंप्लेन लिख सकते हैं, दे सकते हैं, और फिर उसके बाद चुनाव आयोग उसमें एक्ट करेगा। लेकिन बैंगलोर सेंट्रल या महादेवपुरा के जो कैंडिडेट जो हारे थे कांग्रेस के, उन्होंने 45 दिन में नहीं किया, कोई भी इस तरीके से कंप्लेन नहीं किया, तो फिर हम क्या करें? तो लेकिन वही तो है ना पूरी बात, ये उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस इसलिए बने हैं कि इतना बड़ा जब आरोप लग रहा है तो आप उस पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस में जाएं। यहाँ राहुल गांधी कह रहे हैं कि 6 महीने लग गए सिर्फ एक असेंबली पूरा 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 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के आठों सेगमेंट वो देख ही नहीं पाए। वो महादेवपुरा उसमें से एक में ही 6 महीने लग गए, तो 45 दिन के अंदर वो कैसे दे पाएंगे? तो ये चुनाव आयोग का इस तरीके का जो जवाब है वो और ही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिलाता है। मतलब वो कॉन्फिडेंस हमारा जो चुनाव आयोग पे है उसको और एक तरीके से कमजोर ही करता है ना। और साथ में उन्होंने ये कहा कि आप ओथ दीजिए फिर हम करेंगे। तो अब राहुल गांधी ने कहा कि हम ओथ दे सकते हैं, और फिर महाराष्ट्र के भी उसमें उन्होंने ये कहा कि महाराष्ट्र में भी राहुल गांधी ने अपने ये जो लगाए थे आरोप के इस तरीके से फेक उसमें अपने एडवोकेट के थ्रू इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन लिखा था, और इलेक्शन कमीशन ने वापस उसका जवाब दिया। वो लेटर है। तो ये गलत कह रहे हैं कि इसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन इसी ने जवाब क्या दिया? इसी ने ये जवाब दिया, यही जवाब दिया कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये अगर प्रॉब्लम था तो 45 दिनों के अंदर उस कैंडिडेट को कंप्लेन लिखना है। हमारे पास उस तरीके से कोई कंप्लेन नहीं आई। प्लस ये इलेक्टोरल रोल्स में जो ये फर्जीवाड़ा का जो एक्यूजेशन लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी या कोई भी ऑपोजिशन लीडर, उसमें चुनाव आयोग ये कहती है कि ये अगर ये सारे जो इलेक्टोरल रोल्स जब बन रहे थे तो जो बूथ लेवल एजेंट्स होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी सारे पॉलिटिकल पार्टी से शेयर किया गया था। प्रॉब्लम वही तो है कि इतने ज्यादा स्क्रूटिनी के बाद नॉन मशीन रीडेबल इलेक्टोरल जो लिस्ट है, तो उसको आप 6 महीने जब एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में लग गया तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 45 दिन में हो जाए? और साथ में जो राहुल गांधी डिमांड कर रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज हमें दीजिए कि 5 बजे के बाद इतना ज्यादा, जो आपने भी स्टोरी की थी कि 5 बजे के बाद इतना ज्यादा वोटर स्पाइक कैसे हो जा रहा है। तो उसमें इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि 45 दिन में अगर हमारे पास कोई कंप्लेन नहीं आता है तो उस सीसीटीवी फुटेज को रखने का कोई मतलब नहीं है, उसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं। हालांकि उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जैसे राहुल गांधी ने कहा कि डेटा आजकल इतना इजीली स्टोर किया जा सकता है छोटी सी हार्ड डिस्क में, तो क्या मतलब है इस सब का डिलीट करने का? और जो सारी बातें टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे आपने बहुत अच्छे से बताया, नंबर्स की बात की, लेकिन अब मैं थोड़ा सा परसेप्शन की बात करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर राहुल गांधी हमें दिखते हैं, ऐसा शायद ही हमने पहले देखा हो 2024 के पहले कि राहुल गांधी सामने आकर एक तरीके से धमकाने वाले टोन में बोलते कि हम आने वाले हैं सत्ता में और हम आपको देखेंगे। तो ये जो चेंज रवैया है, हालांकि हम आज के हिंदी अखबार देखें तो कोई भी फ्रंट पेज पर नहीं था राहुल गांधी का फोटो, लेकिन क्या आपको लगता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, कल के दिन के बाद, राहुल गांधी एक तरीके से अपना रीबर्थ कर पाए हैं, परसेप्शन चेंज कर पाए? जी, अब कवरेज किस तरीके से हुआ, अब आप देखिए कोई ऐसे पूरे एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन इस तरीके से डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरीके से डेटा सामने दे रहा है। वो आज हिंदी अखबारों ने तो कंप्लीटली उसको फ्रंट पेज में लिया ही नहीं, वो अंदर कहीं पे छोटा सा न्यूज आइटम करके एक ले लिया। जो अंग्रेज टीवी अगर आप कल देखते तो बहुत ही थोड़ा सा कवरेज उनका हुआ कि हाँ भाई राहुल गांधी ने इस तरीके से कुछ एक्यूजेशंस लगाए, ईसी ने जवाब दिया है कि अगर तुम सच बोल रहे हो तो वोट दो। तो इस तरीके से उसको पूरी तरीके से ये जो इतनी जो गंभीरता है इसकी, उसको एकदम छोटा बना दिया कि हाँ इतना बड़ा कुछ है नहीं। और जो अंग्रेजी अखबारों में भी द हिंदू को छोड़कर अगर आप देखें, हिंदू ने फ्रंट पेज इसको लीड बनाया क्योंकि उनको लगा कि भाई हाँ, क्योंकि कोई भी एडिटर क्या सोचता है, जो आज का सबसे बड़ा ये न्यूज कौन सा है वही फ्रंट पेज होना चाहिए और सबसे बड़ा आइटम वही होना चाहिए। तो सिर्फ हिंदू को छोड़कर बाकी जितने भी है, उन्होंने, प्रधानमंत्री ने कल एक स्टेटमेंट दिया कि मुझे पर्सनल कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं किसानों को, मछुआरों को और पशुपालकों को आंच भी नहीं आने दूंगा। ये जो ट्रंप के टैरिफ पर वो जवाब दे रहे थे, वो जो है ऐसे एक रिटोरिकल स्टेटमेंट जो है, एक जेनेरिक स्टेटमेंट को सबसे बड़ा न्यूज आइटम बनाया, और जो यहाँ पर प्रूफ दे रहा है कि मतलब चुनाव
का जो पूरा प्रक्रिया है वो अब हो सकता है ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करते हुए कि वो गलत भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा गलत हुआ है, गलत भी हो सकता है। वो उन एडिटर्स को लगा शायद उन कि ये उतनी बड़ी खबर नहीं है। आप, मुझे लगता है कि आप कुछ देर के लिए राहुल गांधी को हटा दीजिए ना पूरे सीन से, कि राहुल गांधी नहीं। लेकिन अगर कोई भी आदमी इस तरीके से अगर प्रूफ दे रहा है तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है कि इस ऐसे आरोप को सीरियसली और विथ इंटरेस्ट टैकल करके उनको एक सीरियस जवाब दे। ये कोई ऐरा गैरा तो नहीं कह रहा है, एक ऑपोजिशन लीडर कह रहा है, एक ये सारे की इस तरीके से प्रॉब्लम्स हो रही है, तो इस पे आप आक्रामक होने के बजाय आप उसको कामली, अगर आप पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में है तो आप पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में जो आपसे नीचे है, जो आपसे जवाब मांग रहा है, उनको आप दबाएंगे या उनको सहजता से उनके सवालों का जवाब देंगे? अगर आप सहजता से सवाल देंगे तो आम इंसानों के बीच में आपकी रेस्पेक्ट भी बढ़ेगी और आपकी विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। तो वो ना करते हुए इसी और भी ज्यादा आक्रामक होता चला जा रहा है और अपने जवाबों में भी होता चला जा रहा है और साथ साथ पारदर्शिता से काम नहीं कर रहा है। तो ये तो सवाल सिर्फ राहुल गांधी का नहीं है, ये जो भी चुनाव के प्रक्रिया को देख रहा हो और इस तरीके से सवाल, हमारे पास टू बी ऑनेस्ट हमने इलेक्टोरल रोल्स नहीं देखे, हमने इस तरीके से नहीं देखा कि भाई 5 बजे के बाद कैसे स्पाइक हो रहा है, या ईसी क्यों, चुनाव आयोग क्यों सीसीटीवी फुटेज नहीं देना चाह रहा है। ये सब शंका पैदा करती है ना। जब शंका पैदा करती है तो वो चुनाव आयोग का की जितनी जिम्मेदारी है कि चुनाव अच्छे से कराना, फ्री एंड फेयर कराना, उतनी ही उनकी जिम्मेदारी है कि इस तरीके से अगर शंकाएं उठी तो उसको मिटा दे। उनके पास सारा डेटा है, उनके पास सारा इंफॉर्मेशन है और सिर्फ चुनाव आयोग इन शंकाओं को मिटा सकता है। ना मोदी जी मिटा सकते हैं, ना राहुल गांधी मिटा सकते हैं, ना हम मिटा सकते हैं। चुनाव आयोग के पास ही वो अधिकार है और वो सक्षम भी है इन शंकाओं को मिटाने के लिए। अजय, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस चर्चा का हिस्सा बने। बेसिकली आपने स्पॉटलाइट जो है राहुल, एंड में आपने सही कहा कि स्पॉटलाइट राहुल गांधी से इलेक्शन कमीशन पे आनी चाहिए, क्योंकि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, दायित्व है ट्रांसपेरेंसी का, उन पर है, ना कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी पर। बहुत सारी चीजें अजय की इस चर्चा के साथ हमारे सामने बाहर आई, बहुत सारी चीजें लेने लायक है। दर्शक फिर एक बार, अगर आपको वक्त है तो इतना बढ़िया डिस्कशन रहा कि फिर एक बार आप इसको देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका, आपने बेहद साफ और जरूरी बातें रखी। तो दोस्तों, जब मतदाता सूची में हजारों फर्जी नाम हो, जब एक ब्रूअरी यानी बियर की दुकान में 68 वोटर रजिस्टर्ड हो, जब 75 लाख अतिरिक्त वोटों का जवाब न मिले और जब इलेक्शन कमीशन सवालों का जवाब देने की जगह चुनौती दे, तो लोकतंत्र का क्या हाल होगा। राहुल गांधी ने सिर्फ एक सीट की बात नहीं की, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल उठाया। लेकिन अगर मीडिया और इलेक्शन कमीशन चुप रहेंगे तो जवाबदेही कौन मांगेगा। द वायर की कोशिश सतत चलेगी कि हम इस पर सवाल उठाएं। मेरा नाम है जीशान कास्कर।